अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं इसमें चार दुआएं अल्लाह से करता हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी, या रब मेरे सीने को खोल दे। व यस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा। यफ़क़हू क़ौली, और मेरे कौल को यफ़क़हू क़ौली। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, यानी मेरी जुबान की, लिसान की गिरा को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में हमें कामयाबी का एक बेहतरीन रास्ता बताया है और गारंटीड बताया है। क्योंकि कुरान तो अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, और ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला अपनी बात लिखें इंसानों की तरह, जो है ना, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो बात को पूरा ही ना करें। अल्लाह को कौन रोक सकता है अपनी बात पूरा करने से? कोई है दुनिया में कोई ऐसी ताकत जो अल्लाह ताला की जात को रोक सके? तो अल्लाह ने उसमें कहा हुआ है, मैं करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। सीधे से मेरा डजंट मीन कि यार किसी की आपने इंसल्ट करनी है, यार इसके मुंह पे जाके करता हूँ, सर ने कहा सीधी बात करो। मैं बदतमीजी का नहीं कहा कि यार उसने किसी बंदे में ऐब है उसको जाके बताऊं कि यार तुम इंतहाई गंदे आदमी हो। सीधी बात वहां होती है जहां आप छुपाना चाहते हो। आप कोई चीज बेच रहे हो, उसमें नुक्स है। आप छुपा सकते हैं, लेकिन आप उसको ये बताते हैं कि इसमें ये नुक्स है। इसको कहते हैं वकूल कौलन सदीदा। आपने कॉलेज की फी नहीं दी हुई, कोई पूछता है यार आपने फीस दे दी है, आप कहते हैं नहीं दी हुई यार, दे दूंगा मैं। झूठ नहीं बोलते। तो मुश्किल वक्त में जो है ना, ये सच जो है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे काम सीधे कर दूंगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और पिछले गुनाहों को भी माफ फरमा। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, वो दुनिया आखिरत में उसको बुलंद मुकाम अता किया जाएगा। ये अल्लाह का वादा है उसमें। समझ आ रही? आज सीए के अंदर मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ। सीए के अंदर सबसे मुश्किल चीज मुस्तकिल मिजाजी, बल्कि दुनिया जिंदगी में कभी भी, यही है। कल मेरे शेख मुझे बता रहे थे एक बात, कि ऑन टाइम मींस बिफोर द टाइम। यानी उन्होंने उसकी मिसाल दी। उन्होंने कहा यूरोप में कोई ट्रेन 8 बजे वाली 8 बजकर 1 मिनट पे नहीं चलती। ये ये कौमें ऐसे बनती हैं। सुना है ना आपने मुहावरा, कौमें ऐसे बनती हैं। तो इस तरह से कौमें बनती हैं कि उनको एक आदत पड़ी होती है। तो स्टूडेंट अगर ये कंप्लेन करे कि जनाब मेरे हालात ठीक नहीं है, फाइनेंशियल ये वो, तो मैं अपनी अगर रोना रहूंगा ना, तो आपने रोना शुरू कर देना फिर। अगर मेरा आप रोना सुनेंगे ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी इससे। इसलिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमने भी ऐसे ही जिंदगी गुजारी है, ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है। जो बंदा भी तरक्की करता है, तकलीफ में से उसको गुजरना पड़ता ही है, फिर आराम मिलता है। मैं कहूँ कि जनाब मैं यूरोप की सैर भी करूँ, अमेरिका भी जाऊं, फैमिली को भी जनाब मैं ट्रिप करवाऊं, सारा कुछ मैं करूं, काम ना कोई करना पड़े, ये नहीं हो सकता। अगर आप ये एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज बड़ा जबरदस्त हमारा जो है जी वो अ, है। आज हम इंशाल्लाह फ्लाई करने लगे हैं। हमारे पास जो है वो जहाज जो है वो स्मूथ जाने लगा है। टेक ऑफ, टेक ऑफ तो कर चुके कब के। हाँ, आज हमारी जो है ना वो पेज सेट होने लगी है, एप्लीकेशन आने लगी है प्रॉपर। क्वेश्चन जेएफ का दिया था मैंने आपको, किस अटेम्प्ट का था? 20, ये सितंबर 2022। 20 यहाँ नजर आ रहा है, ऑटम 20 का।
जी, यही है, JFA। ये आपकी जो किताब है, खालिद साहब की जो बुक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 30 है। सही है। और मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, 90% का हमने पढ़ लिया हुआ है। क्वेश्चन 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, राइट, यानी सेल्स टैक्स का जो ऑर्डिनेंस है उसकी लाइट ऑन करो। ठीक है ना, देखना, इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, फिर उसकी प्रोविजन देखो। यानी आप ऑर्डिनेंस खरीदें, उसमें लाइटों वाले भी आ रहे हैं ऑर्डिनेंस जो है ना, तो आप उसकी लाइट ऑन करेंगे तो उसके बाद उसकी, जैसे लैपटॉप लाइट वाले आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि उसको मद्देनजर रखते हुए, राइट। अगर कोई सवाल हो सकता है, कोई सवाल पूछ ले कि सर सेल टैक्स लाइट वाला मुझे चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, तो यह है प्रोविजन उसमें जो है। एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल, आउटपुट टैक्स माइनस रिफंडेबल, जीरो रेटेड गुड्स या फिफ्थ शेड्यूल, और इनपुट टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड, इसकी 8B या फिक्स एसेट, ये बात आपके जहन में आनी चाहिए। ठीक, यानी आपको पता होना चाहिए ये जो आंसर है ये कहाँ से आना है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये इसको आप इस वक्त 18% कर लें। JF एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर दी सेज, रजिस्टर्ड पर्सन ही सेल्स टैक्स क्लेम कर सकता है और पे करता है एज मैन्युफैक्चरर। इसको खुद से कॉटेज इंडस्ट्री नहीं लेना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सेप्टेड, पहली चीज है सप्लाईज और दूसरी है परचेज। नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसे ही डेटा मिलता है, सप्लाईज और परचेज मिलती है। परचेजेस हमारे एक्सपेंस का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा। बाकी एक्सपेंसेस नॉर्मली हमें कहाँ मिलते हैं, नीचे वर्किंग में मिल जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन में। देखें, हमारे पास सबसे पहले देखा जाता है क्वेश्चन में फैमिलीज कितने तरह की हैं, और फैमिलीज का पता लगने के बाद क्वेश्चन में से बैग बनाया जाता है। उस बैग में वो चीजें डाल दी जाती हैं जो हमारा हक होता है, और वो चीजें उस बैग में से निकाल दी जाती हैं जो हमारा हक, और अगर उसमें कोई चीज सही पड़ी हुई है उसको वहीं रहने देते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में क्या करना होता है हमने, कि एक बैग बनाना होता है, राइट, जो जिसके अंदर हमारे हमने सारा इनपुट वो डालना होता है। ठीक है, इसको ऐसे होना चाहिए। तो परचेजेस हैं, तो अब हमारे पास देखें टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड और टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड, ये एक ही फैमिली है, ये दो भाई हैं, मैंने आपको बताया। ये बड़ा है और ये छोटा है। छोटा तो असल में ये है, ये वाला है, लेकिन ये A और B है। ठीक है, ये A और B है। बी के ऊपर ये होगा कि बी को 18% भी देना है, और एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया ये अलग है। और ये, इस क्वेश्चन में एक चीज समझ आ गई कि तीन फैमिलीज मौजूद हैं। अब देखना पड़ेगा, नहीं बेटा देखें, सोचा जरूर करें कि अगर इन तीन फैमिलीज का अलग अलग मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है तो फिर अपॉर्शनमेंट नहीं होगी, फिर वर्किंग टू नहीं होगी, फिर वर्किंग टू नहीं होगी, और अगर वर्किंग टू नहीं हो रही तो फिर वर्किंग वन भी नहीं होगी। कर भी सकते हैं वर्किंग वन, कोई मसला नहीं है। वर्किंग वन वर्किंग टू से क्या मुराद है, कि वर्किंग वन ये बैग, फिर इस बैग को आपने बांटना है तीनों फैमिलियों में। ठीक है, एक फैमिली जिसका हक जाया होना है, एक ने रिफंड लेना है, और एक ने आउटपुट इनपुट में से जाना है। दो चीजें और आपको बता दूं मैं, आपका फर्दर टैक्स और 8B,
इसका ताल्लुक आपके इसके साथ है, क्वेश्चन के साथ है। फर्दर टैक्स और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनपुट टैक्स, ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह को वर्किंग में कभी भी लेकर नहीं जाना। वर्किंग में लेकर कोई आगे सिचुएशन तो बता दूंगा, अभी तक आई नहीं है। तो पहला काम क्या है? बैग बनाओ, चीजें इकट्ठी करो, सवाल में से बिखरी हुई है ना। नंबर वन, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, फिक्स एसेट मशीन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। मैंने कहा था इन दोनों को क्वेश्चन में अलग अलग रखा जाता है। इन दोनों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। पहले रॉ मटेरियल को, फिर फिक्स एसेट। और अगर फिक्स एसेट के साथ कुछ भी मेंशन ना हो तो वो हमारा इनपुट कहलाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर वन, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। टू, ये सप्लाईज हैं, सही है। अगर लिखा जाता है टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम वेंडर, तो ये परचेज होती है। इंक्लूड, उसमें ये चीजें शामिल हैं। तो अभी तो हम बैग नहीं बना रहे ना, अभी तो हमें इनपुट चाहिए। ये किसकी इंफॉर्मेशन है? आउटपुट की। पॉइंट नंबर टू, इसके साथ मैं लिख लेता हूं कि ये मेरी आउटपुट की। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल ऑफ दिस, ये भी आउटपुट की इंफॉर्मेशन है। और ये अनरजिस्टर्ड है और बता रहा है एंड कंज्यूमर को है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? फर्दर टैक्स के साथ भी है। ये कुछ देर में कैमरा जरा ऑफ कर दो जी। तो सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका ताल्लुक भी आउटपुट के साथ है। एग्जाम सप्लाईज ऑफ दिस वर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, इसका ताल्लुक भी आउटपुट के साथ है। मुझे पहले इनपुट उठाना है क्वेश्चन में से ना। टू मशीन्स ए एंड बी कॉस्टिंग 1.5 एंड 1 मिलियन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली से मुराद ये है कि ये ए है और ये बी है। वर अक्वायर्ड एंड कमीशनड इनटू ऑपरेशन इन अगस्त, अगर आपने एक्वायर भी कर ली, कमीशन नहीं भी हुई, फिर भी उस पर हमें इनपुट मिलता है। मशीन ए हैज बीन यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम्ड सप्लाईज। ए जो है ये हमारी दो फैमिलीज को जा रही है, हमारी टैक्सेबल और एग्जाम्ड को। वेयर एज मशीन बी हैज बीन यूज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाईज, ये किस में जा रही है? जीरो डेटेड में, रिफंड में जा रही। आप बता सकते हैं इसमें रेजिजुअल इनपुट टैक्स कौन सा है? रेजिजुअल टैक्स होता क्या है, पहले चलें ये बताएं। रेजिजुअल इनपुट टैक्स किसको कहते हैं? ऐसा इनपुट, ऐसे एक्सपेंसेस जो टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट में इस्तेमाल हों। और अगर कोई मेरा एक्सपेंस किसी एक एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा है, उसको रेजिजुअल नहीं कहते। रेजिडुअल जहाँ होता है उसको नहीं कहते। ए और बी मशीन में एक जो है वो हमारी रेजिजुअल है और एक रेजिजुअल नहीं है। बताएं कौन सी है? ए है। ए का इनपुट टैक्स रेजिजुअल, और बी का नहीं। उसके बाद है जी, इसका मतलब ये मेरा इनपुट का हिस्सा है और इसके अंदर रेजिजुअल इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स ऑन इनवॉइस ऑफ 1.2 मिलियन वाज पेड ऑन 15 मार्च, बट inadvertently is it should not be claimed in return for March and thereafter। एक मिनट, मुझे जरा ना वेट कर लेने दें, आप इसको जरा पढ़े जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक दोस्त ने, मैं एक दफ़ा उसके साथ जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं चाय पी रहा था, बिस्किट भी थे, तो मैं डिबो के, मेरी आदत है मैं खाता हूँ। मुझे कहता क्यों डिबो के खाते? मैं कहा ज्यादा खाए जाते हैं।
दोनों ने दोनों ने पैसे दिए, मैं तुम आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हो, मैं ज्यादा खा लूंगा। एक तो ये फायदा है। दूसरा आदत भी है, कहता ना खाया करो। मैंने कहा वो क्यों? कहता मेरी मंगनी टूट गई इससे। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा जी मैंने इसी तरह, मेरे ससुराल वाले आए मुझे देखने के लिए, जो एक्सपेक्टेड ससुराल वाले, तो मैंने बिस्कुट जो था वो चाय में डिबो दिया। उन्होंने कहा ये तुम इतने बदतमीज हो। मैंने कहा यार, अब ये तो नहीं वो कहा जा सकता जी आपने बिस्कुट के कपड़े उतार के उसको जनाब डुबो के खाया है। ये क्या बदतमीजी है यार, कि ये इतनी बात के ऊपर। हाँ जी। वो अच्छा ही हुआ होगा उसके साथ, अगर ऐसे लोग हैं तो वो सारी उम्र बेचारा मर जाएगा। यानी मैं किसी ऐसे के साथ शादी कर लूं जो मुझे बिस्किट ना डुबो के खाने दे, तो मेरी तो सारी उम्र की जो ना वो तबीयत मेरी साफ हो जाएगी। वो तो ये भी कहा जा सकता ना फिर कि जनाब आपने कपड़े पहन के नहाना है। ये भी एक नई मुसीबत पड़ सकती है आपको। बहुत सारी ख्वाहिशात हो सकती हैं। नहीं जी। अच्छा जी। अब ये देखिएगा कि ये उसने कहा, देखें, जो चीज सोचने वाली है ना, ध्यान से जितना अच्छा क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने अच्छे आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकें। ये बात मेरी जहन में रखिएगा। अब दो चीजें हैं, ये समझे ये हमारा बैग है, ये बैग में ऑलरेडी चीजें पड़ी हुई हैं। इसमें जो इररेलेवेंट चीजें हैं वो निकालनी है, और कुछ चीजें ये बाहर बिखरी पड़ी हैं, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, ये बाहर बिखरी हुई है। इसमें से रेलेवेंट चीजें, माय डियर डार्लिंग, द मैन एट द बॉटम प्लीज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता। अगर आपकी समझते हैं मेरी बात ज्यादा अहम है तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, पहले आप अपनी बात पेश कर लें, क्या कहना। एक है कि मेरे पास ये बैग है, ये समझिए कि ये क्या है, बैग है। इस बैग के अंदर जो इंफॉर्मेशन गलत है वो निकाल देनी है। अब ये उस बैग से बाहर ये रूम है, उस रूम के अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं या उस रूम की इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या होगा, उस बैग की इंफॉर्मेशन है, या तो बताया उस बैग में ये है, या बताया जाएगा उस बैग में नहीं ये अलग से चीज पड़ी हुई है। तो आपने तरीकेकार क्या है कि या तो उस बैग में से अगर गलत चीज है तो निकाल दो, और अगर वो बैग में जानी चाहिए तो उसमें क्या कर दो, डाल दो। जब आप इंशाल्लाह ट्रैवल किया करेंगे ना इंटरनेशनल, तो फिर ये चीज आपको पता चलेगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सफर में जरूरत नहीं पड़ती। आप कहेंगे कि इसको निकाल के हैंड कैरी में डाल दो, और इसको हैंड कैरी में से इधर डाल दो, आप शिफ्टिंग करते हैं। तो ये चीज समझ आ रही है ना। ऐसे समझेंगे तो इंशाल्लाह चीज अच्छी समझ आ जाएगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके इस डेटा के साथ भी हो सकती है और इसके अलावा भी हो सकती है। अगर वो कहे वो उस बैग की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, उस डेटा की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, फिर क्या सोचा जाता है, वो ठीक है या गलत है? अगर तो वो ठीक है तो उसको फिर छेड़ते, पर अगर गलत है तो उसको निकाल दें उसमें से। और जो बाहर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको क्या करना है, अगर वो बैग में जानी चाहिए तो भेज देंगे, नहीं तो उसको वही रहने दें। अब देखिए ये जो उसने बात की है मशीन वाली, ये मशीनें कहाँ पड़ी हुई हैं, ये इंफॉर्मेशन उसने हमें ये बता दी। समझ आ रही है? 15 और 15 लाख और 10 लाख है ना, तो ये उसने इस बैग की इंफॉर्मेशन मुझे बताई। अब देखिएगा, इसको मैंने कर लिया। फिर वो कहता है कि इनपुट टैक्स ऑन एन इनवाइस 12 लाख रुपया विच वाज पेड ऑन मार्च। हम कहाँ पर हैं, अगस्त में। एक इनवाइस है मेरे पास मार्च की, ये बात जरा ध्यान से देखनी है। कहता बट इन एडवर्टेंटली, गलती से, किसी वजह से, इट कुड नॉट बी क्लेम्ड। क्लेम्ड से क्या मुराद होता है? तीन चीजें बताई थी, या एडजस्ट करा लें, या रिफंड करवा लें, या कैरी। हम कुछ भी नहीं कर सके फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मुझे बताएं क्या ये उसने उस बैग की इंफॉर्मेशन बताई है या नहीं, यस या नो करें पहले। क्या उसने बताया कि जो ऊपर चीजें पड़ी मैं उसकी बात बता रहा हूँ, या ये जो 12 लाख रुपए ऊपर कहीं पड़ा हुआ है उसकी बात है, या उसके अलावा बात है, पहले ये फैसला। इसका मतलब उस बैग की बात है। हाँ, ये एक विनिंग पॉइंट, ये क्या है, विनिंग पॉइंट होता है कि बच्चे को इतनी बात की समझ आ जाए कि ये उस बैग की बात की जा रही है या इंडिपेंडेंट बात की जा रही है, वहीं से विन कर जाता है वो, उसके स्टार्ट हो जाता है।
समझ आ गई? इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। अब ये सोचेंगे क्या उसको उस बैग में डालना है या नहीं डालना, उस बैग में डालना है या नहीं डालना। अब समझ आ गई? आप बताएं कि मेरी एक चीज पड़ी है मार्च की, मैं हूं अगस्त में, तो मैं इसको क्लेम कर सकता हूं या नहीं? कैसे? अब देखिएगा, मार्च इसको निकाल दें, इसके बाद 6 महीने आपने गिनने हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड ये 6 महीने बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इस बैग में डाल देंगे, तो आप क्या करेंगे उसमें इनपुट का हिस्सा बनाएंगे, इनपुट का हिस्सा, यानी वर्किंग वन के अंदर ये ऐड होगी। ओके। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 859 वाज पेड इन कैश। बिजली का बिल कैश में पे कर दिया है, कर सकते हैं नहीं कर सकते? 50,000 से ज्यादा है इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं। द बिल वॉज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ, कहता इस बिल के अंदर इतना सेल्स टैक्स शामिल है, तो क्या करेंगे? जब उसने सेल्स टैक्स बता दी है तो फिर मुझे तो वही चाहिए, अब मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू कर देना। अब बताएं, अब फिर दोबारा मुझे बताएं कि ये जो इनपुट उसने मुझे बताया, ये जो खर्चा उसने मुझे बताया है इसका इनपुट वाला, क्या ये उसमें शामिल है बैग में या नहीं है? ये भी इसके अलावा है, तो इसको ऐड करना नहीं करना? वेरी गुड, शाबाश। मेरे मुझे नुकसान ये हो रहा है कि मेरे शागिर्द मेरे से सीखने के बाद जो ना टैक्सी पढ़ाई जा रहे हैं, तो जो भी उठता है कहता है, सर मैं टैक्स बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा यार आप मेरे पीछे पड़ गए सारे रो दो हो गए हैं। वो बताते नहीं ना, वो बताते नहीं है ना, ये या तो बताए ना बांगे दोहल के जनाब मैं फलां का स्टूडेंट। अब मुझे ना थैंक यू कहना आप सेल टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ये क्या चीज है? ये वो अमाउंट है जो पिछले महीने मेरी बनती थी, जो मैंने क्लेम करनी है, वो क्लेम करनी है, ये वो वाली अमाउंट है। राइट। तो क्या करूं इसका? क्या वर्किंग वन में जाएगी? वर्किंग टू में? कहाँ जाएगी? क्वेश्चन में। शाबाश, इसका ताल्लुक वर्किंग वन ये है जरूर, लेकिन जाएगी क्वेश्चन का हिस्सा बनेगी, इनपुट में ऐड होगी 90% से पहले। ब्रॉड फॉरवर्ड किस में जाता है? 90% से पहले, फिर 90% लगानी। तरतीब याद है ना? W1, W2, आउटपुट माइनस इनपुट, और 9 इनपुट प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड, और 90% विच एवर इज लोअर, माइनस फिक्स एसेट, एड फर्दर टैक्स, कैरी फॉरवर्ड, रिफंड। ये तरतीब याद रखनी है, इंफॉर्मेशन आए डालते रहे, इधर 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 इधर। बड़े भी थके हुए भी आप होंगे ना इंशाल्लाह, 50% से नंबर इसमें कम नहीं मिलेंगे, सही तरतीब से चल रहे होंगे तो इंशाल्लाह। ठीक है जी? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? इनपुट टैक्स। सबसे पहले इनपुट टैक्स हमने फाइंड करना है। अपनी किताबें खोलने, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 30 है खालिद साहब की बुक का। मैंने आई कैप की बुक का क्वेश्चन देखना है, तो ये आपके सामने ऑटम जो है ये पड़ा हुआ है, ऑटम 20 का। खालिद साहब की बुक का पेज नंबर क्या है? 643 पे है, ये सही है। अब हम, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा? वर्किंग वन बैग कौन सा है? ये बैग है जी हमारा। इस बैग को सेट करना है, इस बैग को हमने सेट करना है। आप जाहिर बात है कि अपने वो लिखेंगे पारे पारे हाथों से, मैं इसको जरा, कोई मसला तो नहीं है एक्सेल में करने से? वर्किंग में जरा टाइम बच जाता है, और कोई ऐसा नहीं है, मुझे लिखने से थोड़ी सी मेरी कमर सीधी हो जाती है मेरी। बहरहाल इसका सोल्यूशन मैं यहाँ बना भी लेता हूँ, इसका मैं शीट बना लेता हूँ। ये है JFA, JFA सोल्यूशन। इसमें मैं कॉमा लगा लूँ सबसे पहले।
जी क्वेश्चन कहाँ से? अच्छा स्टूडेंट पूछे सर ये वर्किंग वन से ही क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिख के आप ऊपर एक पेज छोड़ के नीचे वर्किंग वन वर्किंग टू नीचे भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। वर्किंग वन करके एग्जाम के सोल्यूशन भी ऐसे ही होते हैं। वो इसको वो इनपुट टैक्स भी कहता है और टैक्स क्रेडिट भी कहता है। इनपुट टैक्स भी कहते हैं और इसको टैक्स क्रेडिट भी वो कहता है। अब उसमें वो तीनों चीजें हमने वो लिख मारनी है जो हमें गिवन है, ये वाली। मेहरबानी है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, कितनी अमाउंट है जी? 7.4 मिलियन। ठीक है जी। और थी एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड। हाँ जी, टैक्स एग्जेम्प्ट टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये क्या हो गया? जीरो। इस पे तो नहीं लेना ना। मैंने कहा था कि आपने वर्किंग वन बनाए रॉ मटेरियल के लिए, वर्किंग टू बना दें फिक्स एसेट के लिए। ठीक है, अलग अलग करना है। वर्किंग वन है तो उसको हम वर्किंग वन ए कर रहे हैं ताकि वर्किंग वन ही रहे, उसका सब पार्ट बन जाए। और इसमें अब एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाते हैं। हमारी एडजस्टमेंट सबसे पहले क्या थी? मशीन की, ये तो आगे जाएगी। इसको देखते हैं, इनपुट टैक्स ऑन इनवाइस। ठीक है, 12 लाख रुपया लिखेंगे। एट अनक्लेम्ड इनवाइस ऑफ मार्च, ऐड करनी है ना। तो इसका हम अगर टैक्स भी लेते जाए आसानी रहेगी। इंटू 0.18, इंटू 0.18। इसके बाद क्या है? ऐड इलेक्ट्रिसिटी बिल। 124950, ये फिगर उठाइए मैंने। दिस वन 12495, ये गलती नहीं करनी, इस पे नहीं दोबारा टैक्स ले लेना आपने प्लीज। हाँ जी, मुझे बेटा सेल्स टैक्स चाहिए ना। उसने इसमें मुझे सेल्स टैक्स अलग से बता दिया हुआ है, ये वाला। ये बिल है ना, ये वाला, ये बिल की अमाउंट है। उसने कहा इसमें इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ। नहीं समझ आई? नहीं नहीं, ये तो गलत, ये अगर ये उठाई तो गलत उठाएंगे ना। हमें हमारा अगर सेल्स टैक्स क्वेश्चन में गिवन है तो उसी को उठाया, तसल्ली के साथ क्वेश्चन को पढ़ा करें। और कोई देखें, अब मैंने एग्जाम में क्या किया, इसको मैंने यूज कर लिया, दोबारा यूज तो नहीं करना। ये ओके हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल ओके हो गया। ये अभी रह गया ब्रॉड फॉरवर्ड, तो मैं यहां पर अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं टोटल कर लूँ। मैं इसकी ग्रिड लाइंस ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि मैं कैसे, आपने अपनी कॉपी पे कैसे लिखना है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ W1A भी लिख सकता हूँ, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, अपने आप को जान छुड़वाएं। फिक्स्ड एसेट्स। अब देखें जो बी है ना, वो रेजिजुअल नहीं है। बी रेजिजुअल, वो सिर्फ रिफंड में जा रही है। बी कहाँ जानी है? यहाँ वो वर्किंग लेकर आए हैं जो तीनों फैमिलीज का हिस्सा है, या दो का है कम अज कम। तो ये आ जाएगा फिक्स एसेट मशीन ए। ठीक है, इनपुट टैक्स कितनी अमाउंट थी? 15 लाख। दिस इंटू 0.18,
18% ये हो गया। इसको आप सिंगल लाइन से क्लोज कर दें। जी, जहां तक सब समझ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ये हमने अपनी जो बैग था उसको भर लिया, अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये समझ आ गई सबको? क्लियर? हमें क्या चाहिए था एग्जाम में? ये टैक्स चाहिए था। हमें टैक्स चाहिए था ये वाला, ये मैं इस तक पहुंच गया। एक इसमें मेरा ये वाली अमाउंट है, और एक मेरी ये वाली अमाउंट, ये दो अमाउंट मुझे चाहिए थी। अब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। वर्किंग टू। ठीक है। तो कितने कॉलम बताए थे? नंबर वन सप्लाईज, फिर उसकी आगे वैल्यू, रुपीस। आप यहां मैंने कहा है कि आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं नहीं कर रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। इसमें पहली चीज क्या आएगी? टैक्सेबल। टैक्सेबल सप्लाईज दोनों लिखनी है आपने टैक्सेबल में। कौन कौन सी? रजिस्टर्ड को भी और अनरजिस्टर्ड को। फिक्स एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, सर वो नहीं होगा। जी बेटा, उस इनका सवाल ये है कि हमारे पास जो फिक्स एसेट रजिस्टर्ड पर्सन से था 25 लाख रुपया, उनका सवाल ये है कि सर इस पूरे को क्यों नहीं लिया, 15 लाख आपने क्यों लिया है? क्योंकि इसकी नीचे इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ये दो एसेट हैं, ए और बी। ए जो है वो 15 लाख रुपए का था, इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और बी जो था वो 10 लाख का है। ठीक है। ये जो 15 लाख का है ये हमारी दो एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको रिजिजुअल कहेंगे। रिजिजुअल इनपुट टैक्स कहते ही उसको हैं, जो टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट में इस्तेमाल हो रहा है। तो चूंकि ये मशीन दोनों में इस्तेमाल हो रही है, इसलिए मैं इसको रिजिजुअल बोल रहा हूँ। ये जो बी मशीन है, ये जीरो रेटेड गुड्स में इस्तेमाल हो रही है, तो इसका ताल्लुक रिफंड के साथ है, ये डायरेक्ट उधर चली जाएगी, इसलिए मैंने इसको वर्किंग वन में नहीं लेकर आया। क्लियर होगी बात? इनका ये सवाल था, मैंने उसको एड्रेस कर दिया। अब अजी पहले नंबर पे क्या लिखना है आपने? सप्लाईज। टैक्सेबल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को आपने लिखना है। यहां गलती नहीं करनी, यहां टैक्स नहीं कभी जिंदगी में गलती से लिखना, यहां वैल्यूज लिखनी है। वैल्यू कितनी है रजिस्टर्ड की? ये देखिएगा, अब आगे हम इसके ऊपर ये वैल्यूज ये उठानी है आपने। 7.5 मिलियन और 1.3 मिलियन, ये दो वैल्यूज उठानी है। ये जीरो रेटेड और ये एग्जाम्प्ट में जाएगी। सही है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 7.5 मिलियन और 1 पॉइंट। ठीक है। और इसके बाद यहां हम लिख लेते हैं जीरो रेटेड, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट उसने दी हुई है। रेटेड और एग्जेम्प्ट। जीरो रेटेड है जी हमारी 5 लाख रुपए की, और एग्जेम्प्ट कितनी है? 10 लाख रुपए की, वो भी मैं लिख लेता हूँ। और ये 10 लाख रुपए की। ठीक है जी। 5 लाख क्या कह रहे? क्या कहा था? ऊपर नीचे कर दूं इनको? ऐसे ही था ये।
आपकी लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ेगी। ये है ही ऐसे। देखो ना, झूठ ऐसे बोले कि अगले को पता चले कि झूठ बोल रहा है बंदा। चले जी, ठीक हो गया जी। ये मैंने फिगर उठा ली कहाँ से, डेटा से। ये फिगर भी उठा ली, ये भी और ये फिगर भी। अब इनकी एडजस्टमेंट देखते हैं कि क्या हमारे इस क्वेश्चन के साथ, वर्किंग टू के साथ कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं। कहता है जी, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू द रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, उसमें शामिल है। देखना है कि शामिल है, ठीक है या नहीं है। गुड्स वर्थ ₹560, कहता उस थैले में 5.5 लाख रुपए की बैग में चीजें पड़ी हुई हैं। सोल्ड टू अ न्यू कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो ये कितने परसेंट वैल्यू है? 80%। जेएफए नॉर्मली अलाउ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। सेल्स टैक्स के अंदर नॉर्मल डिस्काउंट ही अलाउ किया जाता है। कहता जी, टू इट्स कस्टमर। यहाँ ये चीजें कितनी होनी चाहिए थी? 90%। पड़ी कितनी हुई है? 10% डिस्काउंट गलत इसमें माइनस हुआ है। आउटपुट कम है या ज्यादा है? सोच के जरा बताएं। मैं आपको पहले थोड़ा सा ना वर्किंग बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। देखें, हम कहते हैं कि मेरे पास एक चीज जो थी 560 है, विच इज 80%। ये कितनी है? 80%। अच्छा, एक कसम ले लें, इसका ताल्लुक बिल्कुल कोई टैक्स के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके मैथ के साथ है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने अपने मैथ वाले टीचर को ये बात बतानी है कि सर, मुझे सर ने कुछ चीज समझाई थी, समझ नहीं है। ये अमाउंट है 80%। मैं कहता हूँ इसकी 100% अमाउंट कितनी है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा, तो वो थी 7 लाख। असल 7 लाख की चीज उसने कितने में बेच दी है? लॉ कहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इसको कितने पे ले जा सकते हो? 90% पे। यानी आपने इसको सेल करना था इतने पे, 630 पे। यानी ये ठीक वैल्यू थी, ये गलत वैल्यू है। समझ आ गई ये? अब सवाल ये है कि इस वैल्यू की बजाय इतनी वैल्यू उसमें मौजूद है, तो कम है या ज्यादा है? कम है। कम है ना? 10% कम है। कितनी है? 10%। तो हम इसमें 10% बढ़ा देंगे ताकि नॉर्मल हो जाए। एक तरीका ये है कि आप सवाल के अंदर ये करें, मैं बताता हूँ। एक तरीका ये है कि इसकी आप एडजस्टमेंट इस तरह से डालें, लिखें एडजस्टमेंट, और आप इसमें 560 को ऐड, इसमें माइनस कर दें। जो चीज गलत है उसको माइनस कर दें, और जो सही चीज है उसको ऐड कर दें। या दूसरा तरीका ये है, वर्थ ₹560। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। गुड्स वर्थ ₹560 सोल्ड टू अ न्यू कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हाँ, इनकी अंग्रेजी, वो कह रहे हैं कि एक गुड जो थी 560 बेची गई है कस्टमर को, जो कि 20% डिस्काउंट पे थी। हाँ, इनकी बात अंग्रेजी के लिहाज से ठीक है। एग्जाम के अंदर हमें टैक्स से अजम्पशन लेनी पड़ती है कि ये गुड्स 80% है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखें, इनका सवाल बिल्कुल वैलिड है। अगर एग्जामिनर ये बताएगा ना ये ग्रॉस वैल्यू है, तो उस वक्त लेंगे। अगर ये बात नहीं करेगा ना, तो हम इसको नेट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि एग्जामिनर की ये अजम्पशन है, अंग्रेजी में हो जाता है। समझ आ रही है ना? जब वो बताएगा कि ये ग्रॉस है अमाउंट, जब वो बताएगा क्या है ये ग्रॉस, फिर ग्रॉस लेंगे। जो सरकम देखें, क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, नॉट सेटिस्फाइड। तो ये इस तरह से हम ले लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप
आप इसको ऐसे लिखें एग्जाम के अंदर, 560 डिवाइडेड बाय 0.8 और मल्टीप्लाई कर दें 0.9 के साथ। ठीक है ना? नहीं, 10 होगा ये, इंटू 10% उसका कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, 560 का आपने 10% से मल्टीप्लाई। ये समझ आई आपको? नहीं आई ना, दबा कर ऐसे। और भाई जो चीज नहीं समझ आई उसको पूछने का फायदा। ये बात समझ आ गई आपको? ये वाली, ये वाली, ये बात ये भी नहीं समझ आई? नहीं आई? भाई 560 की अमाउंट इसमें शामिल थी, असल वैल्यू थी 7 लाख रुपया। ये उन्होंने क्या कर दिया, इस पे 20% डिस्काउंट दे दिया, तो ये गलत वैल्यू है ना। ये वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी? इसका 90%, वो कितनी है? 630। तो जो चीज गलत है उसको मैं माइनस कर रहा हूं। इसके अंदर 5,60,000 रुपए की अमाउंट पड़ी हुई है 560, जो कि गलत है। असल वैल्यू क्या थी? 630। तो उसको माइनस कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। अभी भी समझ आई नहीं आई? देखें, उस बैग में चीज पड़ी है 560 की, उसको निकाल के बाहर रखेंगे, कभी तेरी काम नहीं है इधर आ। और बाहर चीज पड़ी हुई है 630 की, उसको निकाल के उसमें ऐड कर दें। क्लियर है कि नहीं? ये कर देते हैं इसमें। तो हम करते हैं -560, कैलकुलेटर पे लिखें ऐसे ही, प्लस 630। ठीक हो गया? और कोई चीज? देखें, आपने पैसे दिए हुए हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं समझाऊंगा, कैंडे में रहते हुए। फिर कहता है इसमें एक और चीज शामिल है, एन इनवाइस इशू टू कासम एर्नसली फॉर 590 वेयर एज द करेक्ट अमाउंट वाज 590। कहता है इस बैग में एक 590 की अमाउंट पड़ी हुई है, असल में कितनी थी? 950 थी। उसको भी आप ठीक ठीक है ना? कम थी ज्यादा थी? क्या करना है, बढ़ाना है। नहीं, मैं वैसे ही करूंगा जैसे पहला किया है ये मैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ इनवाइस, जो सवाल मैंने पूछा है ना, आपने वो बताना है मुझे। जो चीज गलत है उसको माइनस, इसको बैग में से निकालें और 950 को ऐड कर दें इसमें। तो -590 प्लस 9। ठीक हो गया? अब मुझे आपने सोच के बताना है कि आपने इसमें डेबिट नोट इशू किया होगा या क्रेडिट नोट। ये है सवाल। इनवाइस बढ़ाई है कम की है? देखें, इनवाइस इशू होगी, गलत इशू हो गई। तो आपने इसमें डेबिट नोट इशू किया होगा, क्रेडिट नोट इशू किया होगा? क्रेडिट नोट। सेल को जब बढ़ाते हैं तो कस्टमर को क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं? ये सेल्स रिटर्न हो रही है, सेल बढ़ रही है। तो सेल जब रिटर्न होती है तो फिर तो क्रेडिट होता है, इसका मतलब यहाँ आप डेबिट नोट इशू कर। इस सवाल नहीं था, लेकिन समझाने के लिए कि जहन में चले कि यार मैं सेल को ही बढ़ा रहा हूं, दोबारा इनवाइस तो नहीं इशू करनी ना। इनवाइस तो इशू हो चुकी है, उसको ठीक करना है। तो इनवाइस को ठीक करने के लिए दोबारा इनवाइस नहीं इशू की जाती। इनवाइस को ठीक करने के लिए दोबारा इनवाइस इशू नहीं की जाती। इसको आपने डबल लाइन से ऊपर सिंगल सिंगल लाइन से क्लोज करना है। ठीक है?
और कोई, फिर कहता है जी सप्लाईज टू ऑफ टैक्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल ऑफ दिस टू एंड कंज्यूमर। इसका ताल्लुक किसके साथ है? फर्दर टैक्स के साथ। इसका ताल्लुक यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं पड़नी इसकी। मुझे समझ नहीं आई वरना मैं जवाब जरूर देता है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ 50,000 वर रिटर्न बाय द अनरजिस्टर्ड कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड जो है, राइट। तो सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ 50,000 वर रिटर्न बाय द अनरजिस्टर्ड कस्टमर ड्यूरिंग द, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई रिटर्न हो रही है ना, वो भी रिटर्न उधर डाल देंगे, जो चीज हो रही है लेस कर देंगे, लेस गुड्स रिटर्न -50,000, इसका भी टोटल कर लें। ठीक है जी। तो हमारे पास देखें तीन अमाउंट आ गई। मैं इसको जरा कलर दे रहा हूं, आपने नहीं हाइलाइटर निकालने। एक ये ग्रीन कलर में जीरो रेटेड हो गई, और एग्जाम्प्ट में हमारे लिए क्या हो गई, ये ब्लू हो गई। ठीक है, अब यहाँ इनका हम टोटल करेंगे, बड़ा, तुम्हारा, छोटा और ये तुम्हारा, तीनों का टोटल हो गया। किस किस का टोटल किया मैंने? ए, बी और सी का, ए बी और सी का। इनकी अगर परसेंटेज बनाए तो कितनी बनेगी? ये देखिएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। एक ये तरीका है आपका, इसको कर सकते हैं आप। ज्यादा एक्यूरेट वे क्या है? डिवाइड करके मल्टीप्लाई। अब ऊपर हम यहां पर चलेंगे। अब हमारे पास कौन सी चीज है जिसको डिवाइड करना है? एक ये है, ये जा रही है तीनों में, जिसका पता नहीं है, ए बी और तीनों फैमिलीज में, और ये जाएगी ए प्लस सी फैमिली में। ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें, पहले रॉ मटेरियल और फिर फिक्स एसेट। तो पहले हम रॉ मटेरियल को करते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को कम कर लूं, विजन इसका सेट कर लूं। ओके, अब देखिएगा, ये परसेंटेज एग्जामिनर अक्सर नहीं लिखता, आपने ऐसे ही करना है कि ये इस वैल्यू को, टैक्सेबल को डिवाइड करना है इसके साथ और मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। इसकी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, इसमें मुंह बिसोरने की जरूरत नहीं है। दिस डिवाइडेड बाय, समझाने के लिए परसेंटेज लिखी है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करेंगे, इसकी वर्किंग शो करवाने की भी एग्जाम में जरूरत नहीं है। इसकी आप लिखेंगे इनपुट टैक्स रॉ मटेरियल का, और यहाँ इनपुट टैक्स लिखेंगे, ऊपर बेशक सिंगल हेडिंग देके भी लिख सकते हैं, फिक्स एसेट का। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्टिविटी ए बी सी, चाहे तो नहीं भी लिख सकते, कोई मसला नहीं। पहले मुझे यहाँ तक क्लियर करें कि ये वैल्यू जो है, जो आपको नजर आ रही है, इसको हमने इस पे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपकी ये वैल्यू आएगी। इसको इस पे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपकी ये वैल्यू आएगी। इसको इस पे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये तीनों वैल्यू, तीनों आ गई। इसको हम इनपुट कहेंगे, इसको हम रिफंड कहेंगे, जीरो रेटेड। हाँ जी, ये वाली, ये वाली, ये हमारा जो फिक्स एसेट ए था ना, ये उसने कहा था दो मशीनों में इस्तेमाल हो रहा है। ये क्वेश्चन करना है घर जाके ना लाजमी, जब तक इसको करेंगे नहीं आपका हाथ नहीं आगे सेट होगा।
ये वो रोटी है जो आप पहली दफा बना रहे हैं। ये खाई जाए या ना खाई जाए, अच्छी बने ना, बनानी जरूर है ये। अच्छा, अब चलते हैं। अच्छा, अब इसकी एहतियात करनी है मशीन की, एसिड की। ये एसिड दो जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, एक इसमें और एक इसके अंदर। मैं इसको छोटी एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ जी, मेरे पास जो है वो 100 रुपया है और 60 रुपए हैं। बताएं इसमें 60 कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे 60 को इस पे डिवाइड कर दें। मैं कहता हूँ मेरे पास 100 रुपया है और 60 रुपए हैं, इसमें 100 कितने परसेंट है, आप कहते हैं इसको 100 पे डिवाइड कर दें। Yes. आसान हो गया ना। Yes. चलें, इसी पैटर्न के ऊपर हम काम करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक अमाउंट है 9230, ये वाली। और एक इसमें अमाउंट है 950। तो हम कहते हैं इसमें बताओ 923 कितनी है, तो आप करेंगे 9230 और मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ, इसके साथ करेंगे। देखें ये तो इसमें आना ही नहीं ना, यहाँ तो पहले डैश लगा दें। तो अमाउंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 270 के साथ। तो क्या आंसर आएगा? 2444803। 3. और यहाँ ये हो गया। 2519. देखें ये हमारे दोनों क्या हैं, इनपुट। ये दोनों कहाँ जाएंगे, अब हमारे क्वेश्चन में जाएंगे। ये पहले जाएगा और ये बाद में जाएगा, दोनों को अलग अलग रखना है। ये हमारा किस में चला जाएगा, रिफंड में। इसका फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जिसको वर्किंग टू जिसने कर ली है वो भी बता दें, ये नोट कर लें। हाँ जी, आप आए भी तो लेट है ना। अब क्वेश्चन कंप्लीट तो करना है ना। चले, यहाँ तक से क्लियर हो गया कि ये अजय आपके साथ क्वेश्चन शेयर भी कर देगा। अब आप यहाँ लिखेंगे, अब आते हैं सभी क्वेश्चन की तरफ। JFA कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल्स रिफंडेबल अगस्त 2024। अब आउटपुट टैक्स में आप यहाँ डायरेक्ट लिख दें टैक्सेबल गुड्स, राइट। और यहाँ रेफरेंस दे दें। दोबारा अब लिखने की वो अमाउंट जरूरत नहीं है, वो उठा लें, यहाँ से उठा लें। ठीक है। और जीरो रेटेड गुड्स और सप्लाई ऑफ जम गुड। यहाँ सप्लाई का वर्ड लाजमी लिखें ताकि पूरा क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ
मैं बड़ा चालाक हूँ, मैंने कहा आइंदा क्वेश्चन कराऊंगा यही टेम्पलेट यूज होगा ना, आप सड़ रहे होंगे। हम करने का। ये मेरा जी आउटपुट आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, इनपुट टैक्स। लेस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की तरतीब बताएं। पहले जो पोर्शन है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, और फिर फिक्स एसेट, फिर फर्दर टैक्स। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, अपोर्शनड इनपुट टैक्स वर्किंग टू का रेफरेंस देंगे। ये अमाउंट आ गई। पहले आपने इस अमाउंट को उठाना है, इसको इसको दोबारा, ये फिक्स एसेट की है, इसको बाद में उठाना है। इसमें करेंगे ऐड ब्रॉड फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन में गिवन थी। मुझे कैसे पता है, ये कई दफा क्वेश्चन कर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। 425, 425, ठीक है। और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, यानी आप ये इसके 90% से ज्यादा नहीं कर सकते, लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई। सही है। अब आप क्लेम करने जा रहे थे 18 लाख, डिपार्टमेंट ने कहा कि मैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 14,95,000 रुपये दे सकता हूँ। आपने कहा जो बाकी बैलेंस है, उन्होंने कहा नेक्स्ट मंथ में आ जाना। इसका मतलब यहां से हमारा कैरी फॉरवर्ड आएगा, तो माइनस। अच्छा, यहां आपने इसको करने के बाद टोटल फिर करना है, फिक्स एसेट को माइनस करने से पहले। अब यहां लिखेंगे लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब वो ये दूसरी अमाउंट आएगी। ये फिक्स एसेट कौन सी थी, मैं लिख भी देता हूँ, मशीन ए, ताकि आपको याद रहे। मशीन ए। यहां फिर अमाउंट आ गई, तो आप इसको भी क्या लिखेंगे, कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि रिफंड यहां नहीं आ रहा। ये देखें, जो आप पे करने जा रहे थे फिक्स एसेट, उससे ज्यादा तो नेगेटिव अमाउंट आ गई ना, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो एक हमारा कैरी फॉरवर्ड यहां से आएगा 98B के, और एक फिक्स एसेट की वजह से। तो इसका मतलब सेल्स टैक्स पे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वो कौन सा है, एक तो ये आ गया, ठीक है, 78663, और दूसरा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये टोटल फर्दर टैक्स क्यों नहीं ऐड किया आपने, एक मिनट है, पहले इसमें जो आपने फर्दर टैक्स को नहीं ऐड किया, एट द रेट ऑफ 4%। अब जरा देखिएगा, अनरजिस्टर्ड को आपने सेल की है 11 लाख रुपए की। इसके साथ एक पॉइंट नीचे अटैच था कि आपने 28,500 रुपए की एंड कंज्यूमर को की है।
1300 13 लाख था, ये वाली अमाउंट थी। ये नहीं थी। ठीक है, मैं टेस्ट कर रहा था कि आप कहाँ हैं। मैं तो नहीं हूँ यहाँ, आप तो है ना। 13 लाख रुपया। देखिए मैंने तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट को हर साल पैसे देने हैं। गलतियां 500 कर लो। इसमें करेंगे 1300 -28,500 इंटू @4%। ये आएगा सेल्स टैक्स। ये कौन कह रहा था सेल्स टैक्स पेबल इस सवाल में है ही नहीं? हैं? आपने कहा था, हमने कहा था, मैंने कब कहा था? हमने कहा था, आपने कहा था ना। आ रहा है ऐसा नहीं कर। माइनस नहीं हुआ ना। माइनस नहीं करना। यही आएगा, यही आएगा। कैरी फॉरवर्ड 78 की था। बेटा ये हमेशा पेबल क्यों होगा? कौन सा? हाँ, फर्दर टैक्स हमेशा पेएबल होता है। ऊपर बेशक आपकी नेगेटिव फिगर है, लेकिन ये क्या आएगा? ये पेएबल में ही आएगा। समझ आ गई? ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, इन्होंने पूछा कि ये कहाँ से अमाउंट आई है, ये वाली। ये अमाउंट कहाँ से आई है? ये आई है जी 1870817 जो आपका इनपुट था, -1495,260। ये अमाउंट आई है जी। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपकी जो है ना खुद अरिस्तु हैं या अरिस्तु की औलाद हैं, या आपने एस एस वो क्या है, E = MC² का फॉर्मूला इजाद किया हुआ है। ये टाइम लेगा सवाल, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना। आपने स्टेप्स के अंदर इसको लाजमी करना है, नया क्वेश्चन ये भी डालना, इसको करना है। सही है। इसके बाद आ जाएगा जी हमारा रिफंडेबल, आखिरी चीज। एक सेल्स टैक्स तो वो रिफंडेबल आ रहा था जो वर्किंग टू से आ रहा है हमारा, W2 से। इसकी अभी समरी बताऊंगा, फिर आपने जाना है। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के जाना, वरना इसका फायदा कोई नहीं होना। ये दवाई सारी खराब हो जाएगी। और दूसरा था फिर मशीनरी फिक्स एसेट बी, रेजिजुअल था ही नहीं। वो कितनी थी? 1 मिलियन इंटू 18%, 180,000। ये टोटल आपका। इसको आप लिखेंगे सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड, और आप इसको लिखेंगे सेल्स टैक्स रिफंड एबल। देखिए इस सवाल के अंदर सारी ही चीजें आ गई। कैरी फॉरवर्ड भी आ रहा है, रिफंड भी आ रहा है, कुछ इनपुट टैक्स जो है वो मशीन का भी है, कुछ दूसरा भी है। अब जरा मैं इसको समराइज करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ये लेक्चर चल रहा है। देखें, सबसे पहले हमने क्या किया? वर्किंग 1 बनाई, रेजिजुअल इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया, फिर वर्किंग 2 की। इस वर्किंग 2 के अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल भी था, एक फिक्स एसेट बी ए था, ए और बी थे। जो बी था वो रिफंड में चला गया। फिर हमने आउटपुट में से इनपुट को क्या किया? लेस किया। इनपुट में हमने जो अपोर्शन था, प्लस इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड को ऐड किया। इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन लगा दी। 90% हमने क्लेम कर लिया यहां से। जो आंसर आया उसमें से हमने फिर फर्दर टैक्स माइनस किया उसके ऊपर फिक्स एसेट का, मशीन ए का। ठीक है। तो हमारे पास ये भी नेगेटिव अमाउंट आ गई जो कि कैरी फॉरवर्ड हो गई। एक यहां से अमाउंट आ गई जो कि कैरी फॉरवर्ड हुई।
इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड फर्दर टैक्स, और फर्दर टैक्स में भी हमारे पास 13 लाख में से वो जो एंड कंज्यूमर को की थी वो माइनस करके उसका 4% लिया, वो 50,860 था, और यही हमारा ये पेएबल आ गया। और इसी तरह फिर हमने इसके नीचे लिखा कैरी फॉरवर्ड, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों का, इसका ये वाली अमाउंट और इसका डिफरेंस। और फिर हमने यहाँ पर रिफंड में भी हमारे पास दो आ रहे थे, एक रॉ मटेरियल का था फिक्स्ड एसेट पर। और एक फिक्स एसेट का था, इन दोनों को भी हमने ऐड किया। देखिए मेरा पढ़ने का स्टाइल ये होता था, ये बात याद रखें, मेरा पढ़ने का अंदाज ये, मैं पहले क्वेश्चन करता था, क्वेश्चन करने के बाद मैं बुक बंद करके फिर मैं सोचता था इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में पहले ये डेटा था, ये नहीं रट्टा नहीं उसको लगाता, लेकिन उसकी पूरी उसको मैंने समरी जहन में लेकर आनी, उसका स्केच बनाना। अब ये बात याद रखें, अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें से 80-70% उसमें भी शामिल होंगी, क्योंकि आपका स्केच 70% कंप्लीट हो चुका हुआ है, जो नई इंफॉर्मेशन आएगी वो उससे ऊपर आएगी। एक वक्त हमने उस लेवल तक जाना है जहां नई इंफॉर्मेशन कोई जगह बचे ही ना। हमने कहाँ तक पहुंचना है कि जहां कोई भी नई इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी हमारे पास वो इंफॉर्मेशन मौजूद हो, वो सैचुरेशन लेवल होता है, वहां हम कहेंगे हाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह क्या है कि मैं जो क्वेश्चन आएगा, एक दो एडजस्टमेंट नहीं हो सकती एग्जाम के अंदर, नो इशू, मैं इसको हल कर लूंगा। सही है। अब आपने क्वेश्चन जो करना है, क्वेश्चन एम एच का करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 28 है या कोई और है, MHA, MHA वाला कौन सी अटेम्प्ट है बता दीजिएगा आपकी किताब में। सितंबर 2019, ये इससे मिलता जुलता है, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिएगा, उसमें एडवांस पेमेंट आ रही है, एडवांस पेमेंट का सेल्स टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपको समझ नहीं भी आती, डोंट वरी, उस एडजस्टमेंट गलत भी हो जाएगी, चलाएं उस क्वेश्चन को, एंड तक करना है आपने, पहले इसको करना है फिर उसको अटेम्प्ट करना है। सही है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।